Good morning, students. Today we start with the expansion through the doctrine of lapse. The doctrine of lapse was an annexation policy devised by Lord Dalhousie, the Governor General of India, between 1848 and 1856. The doctrine of lapse एक ऐसा एनेक्सेशन था, पॉलिसी थी जो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस कराई थी, जो कि गवर्नर जनरल था उस समय पे 1848 एंड 1856 में. अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन, इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से यानी इस पॉलिसी के हिसाब से द रूलर्स ऑफ इंडियन princely states territories under subsidiary alliances with the British and those without a natural heir to the throne. जो रूलर्स इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के थे, यानी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स यानी जो उनके अंतर्गत अंडर आते थे, ब्रिटिशर्स के अंदर टेरिटरीज़ में आते थे, जिन पर रूलर्स तो रूल करते थे लेकिन कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में. उनके अंडर सब्सिडरी अलायंसेस जिसमें ये लोग रहते थे विद द ब्रिटिश होती थी, एंड दोज विदाउट अ नेचुरल हेयर टू द थ्रोन, और जिनके खुद के उत्तरदायित्व नहीं थे, यानी उत्तरदायी नहीं थे, यानी इनके आगे चलाने वाले जो उनके कोई सन वगैरह नहीं था, यानी कोई आगे उनके उनका राज्य देखने वाला कोई नहीं था, गद्दी पर बैठने वाले नहीं थे. हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश टू अडॉप्ट ऑन एन हेयर. इसलिए उनको अगर कोई चाइल्ड अडॉप्ट करना होता था, किसी को लेना होता था गद्दी पर बिठाने के लिए, तो वो ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ती थी. द ब्रिटिश हैड द राइट टू सैंक्शन. ब्रिटिशर्स के पास राइट था उसको सैंक्शन करने का और रिफ्यूज़ और मना करने का. टू रिकोगनाइज सच एन एडॉप्शन, इस एडॉप्शन को रोकने के लिए. द टेरिटरीज ऑफ रूलर हु वर विदाउट अ मेल हेयर वर एनेक्स्ड इफ द एडॉप्शन वॉज नॉट सैंक्शन. जो टेरिटरीज थी जिनकी, राज्यों की, जो रूलर्स की, वो बिना अगर कोई बॉय के, यानी बिना कोई बॉय जो उनकी गद्दी पर नहीं हो, बैठ नहीं सकता है, यानी उनके कोई अगर बच्चा नहीं है, वर एनेक्स्ड, उसको एनेक्स्ड कर दिया जाता था अगर एडॉप्शन सैंक्शन नहीं हो पाता था. यानी अगर उनका कोई उत्तरदायी नहीं है आगे उनके राज्य को चलाने वाला, उनकी प्रोविंसेस को चलाने वाला, तो उसको वो एनेक्स्ड कर देते थे ब्रिटिशर्स अगर एडॉप्शंस नहीं सैंक्शन होता था. दिस टुक अवे द लॉन्ग इस्टेब्लिश राइट ऑफ इंडियन रूलर, और इससे जो उनका राइट था इंडियन रूलर का वो ले लिया जाता था विदाउट एन हेयर, क्योंकि बिना कोई उनके राजा बने. अ चूज़ और अडॉप्ट अ सक्सेसर, और अगर वो चूज़ करते थे, कोई सक्सेसर अडॉप्ट करते थे, तो उनकी परमिशन के बिना नहीं होता था. द कंपनी एनेक्स्ड द प्रिंसली स्टेट्स. कंपनी ने किन किन को प्रिंसली स्टेट्स में एनेक्स्ड किया? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी एंड अवध. 1848 में सतारा, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, 1854 में नागपुर, झांसी और अवध 1857 यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन. इस पॉलिसी के आधार पर ये सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो एनेक्स कर दिए गए, क्योंकि विदाउट हेयर थे, यानी इनके कोई भी बच्चा नहीं था, एडॉप्शन की प्रक्रिया नहीं थी. Dr. Dalhousie also abolished title the pensions and heirs of children Indian ruler and annexed here. और डलहौजी ने जो जिनके कोई बच्चा नहीं था उनकी पेंशन्स को शुरुआत कर दी, पेंशन चालू कर दी और उनके टाइटल को एबॉलिश कर दिया. एंड एनेक्स देयर टेरिटरीज, और टेरिटरीज को था उनको मिला लिया. यानी डलहौजी ने जिनके उत्तरदायी, यानी जिनकी गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं था, उनके टाइटल्स एबॉलिश कर दी, यानी उनकी राजा की गद्दी ले ली, उनकी पेंशन्स हटा दी गई और उनसे टेरिटरीज उनकी एनेक्स कर ली गई. तंजौर एंड कर्नाटक वर एनेक्स इन द मैनर. तंजौर और कर्नाटक इसी चीज़ का रूप था एनेक्स्ड का. व्हेन पेशवा बाजीराव सेकंड डाइड, जब बाजीराव सेकंड डाइड हुआ, मरा, तो पेंशन वॉज डिनाइड टू हिज अडॉप्टेड सन. तो पेंशन मना कर दी गई उसके अडॉप्टेड सन को देने के लिए. नाना साहेब जो कि बाजीराव के पुत्र थे. द इम्पीरियल टाइटल ऑफ द मुगल एम्परर वॉज एबॉलिश, और जो इम्पीरियल टाइटल था मुगल्स का, मुगलों का, राजाओं महाराजों का, वो भी उनसे छीन लिया गया. नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश. In order to administer its newly acquired
टेरिटरीज। और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो नई टेरिटरीज एक्योर्ड की गई, बनाई गई। द ब्रिटिश इवॉल्व एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। द ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसीज। ब्रिटिशर्स ने अपनी टेरिटरीज को 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया। बॉम्बे, जो कि उनका कंट्रोल था, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। द गवर्नर जनरल वॉज टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो गवर्नर जनरल था वो इसका हेड हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का। The British Parliament passed the various administrative acts such as Regulating Act of 1773, the Pitt's India Act 1784 and the series of Charter Act to set up their administrative machinery. British Parliament ने बहुत सारे administrative act पास किए, कानून पास किए। उसके अंतर्गत ये Regulating Act आता है 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, अ सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट आता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चलाने के लिए था। Now the civil administration. The need to set up a civil administration arose when the EIC started acquiring vast territories in India. Civil administration तब ज़रूरत पड़ी जब इंडिया की इतनी बड़ी टेरिटरीज को संभालने के लिए EIC को मुश्किल आ रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस रिगार्डेड एज लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि एक फादर थे ऑफ द इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ज्ञाता माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। सेट अप एन इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस का सेटअप रखा। ही स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट ट्रेड, रिप्लेस्ड करप्ट ऑफिशियल विद वेल एजुकेटेड लॉयल सिविल सर्वेंट हुज सैलरीज ही रेज्ड। उसने बहुत सारे काम किए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। उसने प्राइवेट ट्रेड को स्टॉप करवाया, करप्ट ऑफिशियल्स जो थे उनको रिप्लेस्ड किया, जो घूस वगैरह, जो ब्राइब लेते थे, रिश्वत लेते थे, उनको हटाया, एंड वेल एजुकेटेड लॉयल सिविल सर्वेंट्स उनकी जगह पर रखे, हुज सैलरीज ही रेज, जिनकी सैलरीज उसने बढ़ा दी। इन 1800 इन कैलकाटा, वेल्सले established फोर्ट विलियम कॉलेज इन ट्रेन सिविल सर्वेंट्स इन लोकल लैंग्वेज एंड कस्टम्स। 1800 में कैलकाटा में वेल्सले ने एक कॉलेज की शुरुआत की, फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसमें सिविल सर्वेंट्स को लोकल लैंग्वेजेस और कस्टम्स में ट्रेन किया जाता, यानी उनकी भाषा में, वहीं की भाषा में ट्रेन किया जाता था, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। इन 1806 अ सिमिलर कॉलेज, और उसी की तरह एक और कॉलेज की शुरुआत हुई, द हैलबरी कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसकी शुरुआत करेगी। एक कॉलेज तो कैलकाटा में हुआ और एक कॉलेज इंग्लैंड में एस्टैब्लिश्ड किया गया। From 1853, all recruits had to pass a competitive exam in order to qualify for the civil service. 1853 में all recruits यानी जो भी competition exam देता था उसको civil services का exam देना पड़ता था, उससे qualify होके आना पड़ता था। The ICS Act of established the Indian Civil Service, और तो ICC Act था जिसने इंडियन सिविल सर्विस को establish किया। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से इंडिया को डिवाइड किया गया कई डिस्ट्रिक्ट्स में, और ईच डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, मैजिस्ट्रेट जो लॉ एंड ऑर्डर संभालता था, एंड जज टू एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस, और जज जो हमें जस्टिस देता था। In 1863, did you know, Satyendranath Tagore, the elder brother of Rabindranath Tagore, became the first Indian to successfully qualify the ICS exam. सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि एल्डर ब्रदर थे रविंद्रनाथ टैगोर के, और वो पहले एक ऐसे इंडियन थे जिन्होंने ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। Now next is the judicial system. Prior to British rule, the administration of justice was based on traditional system of law. अगर हम ब्रिटिश रूल को प्रायर रखें तो सबसे पहले कौन सा सिस्टम शुरू था? ट्रेडिशनल सिस्टम शुरू था लॉ का, पुराना। इन द केस ऑफ हिंदूज जो कि शास्त्र करते थे, शस्त्रार्थ करते थे, यानी शास्त्र वगैरह यानी पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। एंड इन केस ऑफ मुस्लिम द शरीयत वॉज द बेसिस ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस देने का काम करते थे, जिन्हें काजी कहा जाता था। वॉरेन हास्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस टुक स्टेप टू सेट अप अ न्यू जुडिशियल स्ट्रक्चर्स। इसके लिए कि अगर हिंदू खाली
शास्त्रार्थ करते हैं, यानी शास्त्र पढ़ते हैं, यानी लोगों को पढ़ाते हैं, विद्या देते हैं, और मुस्लिम जो कि जस्टिस करते हैं, तो वॉरेन हास्टिंग्स कॉर्नवालिस ने एक सेटअप बिठाया जुडिशियल स्ट्रक्चर का। बाय 1772 ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट हो गए, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय EIC कलेक्टर, EIC कलेक्टर्स के द्वारा किया जाता था, एंड क्रिमिनल कोर्ट इन द हैंड ऑफ काजी एंड मुफ्तीज। और क्रिमिनल कोर्ट काजी और मुफ्तीज के हाथ में था, जो कि जस्टिस देने का काम करते थे, हु वर्कड अंडर द कलेक्टर्स, जो कि कलेक्टर्स के अंदर वर्क करते थे। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हुआ कैलकाटा में, विद इल्जा इम्फे एज अ चीफ जस्टिस, और उसके जो चीफ जस्टिस थे वो इल्जा इम्फे थे। by the act of, it is misprint beta, and it was decided that the English law would be strictly applied only in the cases involving British citizens। और इस एक्ट के अंतर्गत इंग्लिश लॉ को स्ट्रिक्टली अप्लाइड किया गया ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए, और इंडियंस को ट्रेडिशनल लॉ के अंतर्गत रखा गया कि जो केसेस चलेंगे ब्रिटिश सिटीजन्स के वो तो ब्रिटिश लॉ के हिसाब से, और इंडियंस के ट्रेडिशनल लॉ के हिसाब से, इन दोनों को अलग रखा गया। In 1793, the famous Cornwallis Code was compiled for the guidance of the officer of the new judicial service। Cornwallis Code की शुरुआत हुई 1793 में, जिसे कंपाइल किया गया, यानी उसको मिलाया गया गाइडेंस, किसकी गाइडेंस में, ऑफिसर्स की गाइडेंस में, और न्यू जुडिशियल सर्विस की शुरुआत हुई, नई सर्विस की, जुडिशियल सर्विस की। In 1833 a graded structure of court came into being, और एक नया कोर्ट का स्ट्रक्चर सामने आया 1833 में। In 1865 हाई कोर्ट वॉज स्टैब्लिश एट कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, और 1865 में हाई कोर्ट की शुरुआत हुई, इस्टेब्लिश्ड हुआ वो कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, ये तीनों प्रेसिडेंसीज थे, वहाँ पर हुआ। The codification of laws was meant to establish judicial equality in the laws which applied to both the rulers and the ruled। जो कॉडिफिकेशन था, यानी कॉर्नवालिस कोड था, जो कानून था, वो इक्वलिटी था, लॉ कानून बिल्कुल इस्टेब्लिश इक्वल था, चाहे वो रूलर्स हो, चाहे जो रूल करने वाले हों, और जो सहने वाले हों, रूल्ड करते हैं। दिस वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, और इसे रूल ऑफ लॉ के नाम से माना गया। हाउएवर इवन दो द जुडिशियल सिस्टम प्रोफेस्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और जो जुडिशियल सिस्टम था इक्वलिटी बिफोर लॉ के हिसाब से था, बराबरी के हिसाब से था। द यूरोपियन वर्ड ट्राई टू स्पेशल कोड बाय ब्रिटिश जजेस, यूरोपियंस के साथ अलग स्पेशल दिया जाता था, उनके लिए स्पेशल कोड से जो ब्रिटिश जजेस संभालते थे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विद द कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस इन इंडिया। एक अलग तरह की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र जुडिशरी की शुरुआत हुई, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कॉलोनियल रूल में जब इंट्रोड्यूस हुआ। दिस मीन दैट द जुडिशरी वॉज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब था कि जुडिशरी इन दोनों चीज़ों से अलग है, पॉलिटिकल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से। Okay, all of you understood? Now the army. The bulk of the company's army consisted of Indian soldiers और सिपाही। बहुत बड़ी मात्रा में कंपनी आर्मी ने इंडियन सोल्जर्स और सिपाही रखे थे। While the officer were exclusively British, लेकिन हाई पोस्ट पे कौन थे? ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। द हाइएस्ट पोजीशन हेल्ड बाय द इंडियन सोल्जर वॉज दैट ऑफ सूबेदार, और जो इंडियंस की हाईएस्ट पोस्ट होती थी वो खाली सूबेदार तक ही होती थी, उससे ऊपर ब्रिटिशर्स आया करते थे। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश डेवलप्ड अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, और 19th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर रख लिया था, सेम मिलिट्री यूनिफॉर्म रख दी थी। ऑल सोल्जर्स वॉज सब्जेक्टेड टू अ यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, सभी सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको सिखाया जाता था आर्मी का, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, कास्ट एंड कम्युनिटी को छोड़ के। Yes, that's all for today, beta. Your chapter is completed. Do the question answer. Okay, and if you have any problem, ask me.